हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार। आज के लेक्चर में हम IS 41 एग्रीकल्चर का डिटेल रिवीजन करेंगे। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें सीखने को मिलता है कि अगर कोई एंटाइटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो लिविंग थिंग्स की अकाउंटिंग कैसे करती है, लिविंग थिंग्स से जो भी प्रोड्यूस आता है उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, या फिर लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, ये इस स्टैंडर्ड में हमें सीखने को मिलेगा। सर, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या? लिविंग थिंग्स का मतलब है यहाँ पर लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट्स। दो चीजें। बायोला तो इस इसको हम क्या बोलते हैं, इस लिविंग थिंग को क्या बोलते होंगे? देखो, लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बायोलॉजिकल असेट्स बोलते हैं। है ना? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब क्या है, तो बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब होता है लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट्स। इसको हम बायोलॉजिकल असेट्स बोलते हैं। ठीक है, लिविंग होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक। अब मान के चलो एग्जांपल के लिए, क्या मैंगो ट्री लिविंग प्लांट है क्या? यस, लिविंग प्लांट है। काऊ क्या लिविंग प्लांट एनिमल है क्या? यस, लिविंग एनिमल है। तो अब जब हम इससे क्या करेंगे, प्रोडक्ट हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि काऊ से अगर हम मिल्क हार्वेस्ट करेंगे तो ये जो मिल्क है ये क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक। इसके अलावा मैंगो ट्री से अगर आप मैंगो डिटेच कर रहे हो तो मैंगो क्या है? मैंगो आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। और जो ये मैंगो ट्री क्या है? लिविंग प्लांट है ना, तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल असेट्स बोलते हैं। ठीक। अब लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड में क्या है? एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये जो मैंगो ट्री ये बायोलॉजिकल असेट्स तो है, लेकिन इसका नेचर कैसा है? प्रॉपर्टी प्लांट जैसा है। कैसा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि पीपी जैसा है। तो स्टैंडर्ड बोलता है इसके ऊपर लगना चाहिए IS 16। जो यहाँ पर मैंगो ट्री है उसके ऊपर क्या लगेगा? IS 14 नहीं लगेगा, 41 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? IS 16 लगना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंगो ट्री है इसका नेचर कैसा है? क्या ये केवल हमें एक साल ही प्रोडक्शन करके देगा? नहीं। ये हमें, हम इसको ग्रो करेंगे तो ये हमें बहुत मतलब मल्टीपल ईयर्स में क्या देगा? मल्टीपल पीरियड्स में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे वो मोर देन वन पीरियड मिलेंगे ना। तो ये कैसा दिख रहा है? प्लांटेड मशीनरी जैसा लग रहा है ना। प्लांटेड मशीनरी भी तो क्या करती है? हमें बहुत मतलब मोर देन वन पीरियड हमें क्या देती है? इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, प्रोडक्शन करके देती है हमें मोर देन वन पीरियड। तो वैसा ही नेचर लग रहा है इसका। तो यहाँ पर मैंगो ट्री को इन्होंने क्या बोला पता है? बियरर प्लांट। क्या बोला? बियरर प्लांट। सिर्फ मैंगो का एग्जाम्पल लिया है। मतलब ऐसा कोई सा भी लिविंग प्लांट जो मोर देन वन पीरियड क्या देता हो? बेनिफिट देता हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बियरर प्लांट बोलते हैं। और इस केस में ये बियरर प्लांट के ऊपर IS 16 एप्लीकेबल होता है। बायोलॉजिकल असेट्स तो है, लेकिन इस बायोलॉजिकल असेट्स के ऊपर क्या लगेगा? आपका IS 16 लगेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछता है वो, बियरर प्लांट के ऊपर IS 16 लगता है, क्या ये बायोलॉजिकल असेट्स है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। स्टिल ये आपका बायोलॉजिकल असेट्स है, लेकिन इस टाइप की बायोलॉजिकल असेट्स पर IS 16 लगता है। ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। चलो, मैंने यहाँ पर है ना स्लाइड भी बनाई है, मैं उसके थ्रू समझाता हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है बियरर प्लांट की। अब बियरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट। पहली चीज तो लिविंग प्लांट, अगर लिविंग प्लांट है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? बायोलॉजिकल असेट्स है। ठीक है। इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, कहाँ यूज किया जा रहा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने में। बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, और मोर देन वन पीरियड हमें क्या देगा? ये बेनिफिट देगा। हियर सॉरी, हैज रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज अ प्रोड्यूस। मतलब कि हम इस मैंगो ट्री को सेल नहीं करेंगे एज अ टीज, हम क्या करेंगे? हम तो इससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेंगे। मतलब हम इससे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंगो ट्री से हम क्या लेंगे? मैंगोस प्रोड्यूस करेंगे। हम इसको एज अ टीज मैंगो ट्री सेल कर रहे हैं क्या? इसके लिए ग्रो कर रहे हैं क्या? मतलब सोचो, आपने मैंगो ट्री लगाया, क्यों लगाया? आप इसको एज अ टीज सेल कर दोगे क्या? अगर एज अ टीज सेल कर दोगे तो फिर वो बियरर प्लांट नहीं है। आप तो क्या लोगे? इससे प्रोडक्शन लोगे। आप सोचो ना, मशीन का एग्जांपल लो, प्लांटेड मशीनरी का। प्लांटेड मशीनरी का को अपने बिजनेस में क्या करते हो? यूज करते हो। क्यों यूज करते हो? प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहां पर ये जो ट्री है, आप इसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, ना कि इसको एज अ टीज सेल करने के लिए। यही लाइन यहां पर लिखी है, हैज रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज अ प्रोड्यूस। हम इसको एज अ प्रोड्यूस सेल नहीं कर रहे,
ठीक है, हम इससे प्रोडक्शन लेंगे। एक्सेप्ट स्क्रैप, मान के चलो आपका मैंगो ट्री टूट गया हवा से, तो क्या करोगे, उसको सेल करोगे ना फिर तो। ये एक एक्सेप्शन है कि हाँ, हम उसको एज इट इज सेल नहीं कर रहे, लेकिन एज अ स्क्रैप सेल कर सकते हैं। क्या करेंगे फिर, जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी भी तो होता है ना, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी, अब मान के चलो वो डैमेज हो गई किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको आप सेल कर दोगे ना। तो क्या आपने उसको सेल करने के लिए लिया था क्या, नहीं, उसको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया था। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाइड होते हैं। तो इस टाइप के जितने भी लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ध्यान रखना, बियरर प्लांट क्या हो सकता है, ओनली लिविंग प्लांट हो सकता है। ठीक, तो जितने भी आपके लिविंग प्लांट है, अगर उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जैसा, तो समझ जाना उसके ऊपर IS 16 लगेगा। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाइड करोगे, मोर देन वन पीरियड बेनिफिट दे रहा है, प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, हम इसको सेल नहीं करेंगे एज अ टीज, हम इसको एज अ टीज सेल नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगर क्या हो जाए एज अ स्क्रैप सेल कर सकते हैं, वो रेयर कंडीशन होती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो मैंने आपको समझा दिया, स्कोप भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक चीज फिर भी। IS 41 किस पर लगेगा, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, बायोलॉजिकल असेट्स पर लगेगा, एक्सेप्ट बियरर प्लांट, बियरर प्लांट भी बायोलॉजिकल असेट्स होता है, लेकिन उसके ऊपर IS 16 लगता है। ठीक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, अब IS 40, जैसे हमने मैंगो डिटेच करा, हमने मैंगो डिटेच करा, अब इस मैंगो को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, कौन बताएगा, IS 41 बताएगा। यानी कि डिटेचमेंट करा जैसे ही ना, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, ये IS 41 बताता है। अब मान के चलो हमने उसको डिटेच कर लिया, और अभी भी ईयर एंड पर यानी कि रिपोर्टिंग डेट पर ये मैंगो हमारे स्टोर में पड़े हुए हैं, हमारे स्टोर में अभी तक सेल नहीं हुए, बताओ अब इसके ऊपर कौन सी अकाउंटिंग लगाओगे। अब ये जो मैंगो बचे ना हमारे स्टोर में, इसके ऊपर लगेगा IS 2, यानी कि इन्वेंट्री कहलाएगा ये मैंगो आपकी क्या बन जाएंगे, इन्वेंट्री। और इसको कैसे मेजर करोगे, कॉस्ट और NRV पर मेजर करोगे। तो सर इसकी NRV तो निकाल लेंगे, लेकिन हमने ये इसकी कॉस्ट क्या निकालेंगे, हमने इसको परचेस तो करा नहीं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, पता है, IS 41 में जब आपने इसको डिटेच किया था, मतलब इस मैंगो ट्री को जब आप मैंगो को जब आपने डिटेच किया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, डिटेचमेंट के पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स थी, उस पर आपको इस मैंगो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके बाद अगर ये ईयर एंड पर आपके पास बच जाए, तो फिर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स की क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे, IS 2 के पर्पस के लिए। ठीक है, आगे एग्जांपल लेके समझाऊंगा सारी चीजें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बिल्ड कर रहा हूं। चलो, तो समझ में आ गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कब तक रहता है, हार्वेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक। जैसे ही आप हार्वेस्ट करते हो, जैसे ही आप हार्वेस्ट कर लेते हो, जैसे मैंगो टी को आपने हार्वेस्ट कर, मैंगो को आपने हार्वेस्ट कर लिया, तब तक ही क्या लगेगा, IS 41 लगेगा। उसके बाद आपका डिफरेंट स्टैंडर्ड लगना चालू हो जाते हैं। अगर वो इन्वेंट्री में है तो IS 2 लग जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इन्वेंट्री। ठीक है, तो ध्यान रखना, कट ऑफ, यहाँ पर IS 41 की कट ऑफ टाइम क्या है, कट ऑफ टाइम है हार्वेस्ट। ठीक, तो देखो यहाँ पर स्कोप में अब एक एक डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कशन डिटेल में कर रहा हूँ। लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग, आप लैंड यूज कर रहे हो फार्मिंग के लिए, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, IS 41 तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा आपका, IS 16। अगर आप कहाँ यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो IS 16 लगता है। लेकिन अगर आप इसको, वेकेंट लैंड है, क्या है, वेकेंट लैंड है, आप इसका यूज नहीं कर रहे हो, क्या है, वेकेंट लैंड है, तो उसके ऊपर तो IS 40 लगता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो उसको, आपने हेल्ड किया है फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। बियरर प्लांट, बियरर प्लांट अभी जस्ट मैंने आपको समझाया क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंगो ट्री हो गया आपका, ग्रेप वाइन्स हो गए, रबर ट्रीज हो गए, तो ये क्या आपके बियरर प्लांट के एग्जाम्पल्स है। ठीक, टी बश, तो इसके ऊपर क्या लगता है, IS 16 लगता है। स्टील, भले इस पे IS 16 लगे, इसको आप क्या बोलोगे, ये बायोलॉजिकल असेट्स है। ठीक है, कैसी, क्या है ये, बायोलॉजिकल असेट्स है, लिविंग प्लांट है ना। चलो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, जैसे ही आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर लेते हो, तो हार्वेस्ट के बाद आपका कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा इसके ऊपर, IS 2 लगेगा। प्रोसीड प्रोडक्ट, मान के चलो आपने क्या करा, मैंगो, मैंगो ट्री, अब आपका वो इन्वेंट्री बन गया, उसके बाद आप क्या करोगे, या तो इसको एज इट इज सेल कर दोगे, या फिर इसकी प्रोसेसिंग करोगे, पल्प निकालोगे इससे, है ना, और पल्प सेल करोगे। जैसे फ्रूटी सेल कर रहे हो आप, मैंगो फ्रूटी एटसेट्रा, माजा। तो ये क्या है,
ये प्रोसेसिंग करने के बाद सेल कर रहे हो, तो क्या इसके ऊपर IS 40 लगेगा, क्या 41 लगेगा क्या? नहीं, वो तो एंड हो गया। जैसे आपने हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद IS 41 लगना बंद हो जाता है, ध्यान रखना। ये कट ऑफ डेट हम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आप प्रोसेस करोगे तो IS 2 ही लगेगा, इन्वेंट्री होता है वो। मशीनरी यूज कर रहे हो जैसे ट्रैक्टर, इक्विपमेंट यूज्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो IS 16 लगेगा। इंटेंजिबल असेट्स है, जैसे कि लाइसेंस लिया आपने एग्रीकल्चर करने के लिए, मान के चलो आप क्या ले रहे हो, कोई स्पेशल क्रॉप को क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको परमिशन लेने की जरूरत है, तो आपने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, यानी कि लाइसेंस ले लिया। तो ये लाइसेंस क्या है, आपकी IS इंटेंजिबल असेट्स है, IS 38 एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर। नटशेल में बोलूं, ये स्टैंडर्ड लिविंग थिंग्स पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? लिविंग थिंग्स पर लग रहा है, यानी कि लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट पर लग रहा है, एक्सेप्ट एक चीज, बियरर प्लांट। वो भी लिविंग प्लांट है, लेकिन उसके ऊपर क्या लग रहा है, उसके ऊपर IS 16 लग रहा है बियरर प्लांट पर, ठीक है। तो नटशेल में आपको पूरा समझ में आना चाहिए, इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है आपका एक, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रखा है और रीजन रीजन भी दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। शिप, शिप से क्या निकालते हो आप? वुल। तो ये वुल कहाँ क्लासिफाई होगा, इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 41 लगेगा। आप वुल से क्या करते हो, आप वुल को हेल्ड करते हो, हेल्ड फॉर सेल। आप क्या करते हो, वुल को हेल्ड फॉर सेल रखते हो, तो IS 2 लगेगा, इन्वेंट्री। आप वुल को क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, उसे यान बना लेते हो, है ना, यान बना लेते हो, कारपेट बना लेते हो, है ना, प्रोसेसिंग करते हो। तो ऑब्वियसली बात है IS 41 तो लगेगा नहीं। IS 41 कब तक लग रहा है, बस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। कब तक लगता है? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। आफ्टर हार्वेस्ट क्या लगता है? IS 2 लगता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप रीड कर लेना, मैंने आपको एक समझा दिया। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया, देखो फ्रूट ट्रीज, कुछ भी फ्रूट ट्री हो सकता है, जैसे मैंगो ट्री, है ना। मैंगो ट्री क्या आपका बियरर प्लांट है, मोर देन वन पीरियड आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है ये। तो आपने क्या करे, उससे पिक्ड करे फ्रूट्स, यानी कि मैंगोस आपने पिक्ड करे, डिटेच कर लिए, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगा। अभी भी वो हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है आपने, यानी कि वो इन्वेंट्री है, ठीक है, वेयर हाउस में अभी आपका, तो IS 2 लगेगा। लिखा हुआ है ऊपर, मैंने हेडिंग में, ध्यान रखना है ना। प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करते हो तो क्या लगेगा, ऑब्वियसली बात है IS 41 तो नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है पता है आपसे, इस पूरे सिनेरियो में पूछा जा रहा है क्या IS 41 लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको बताना होता है एग्जाम में, कोई केस दे देंगे इसमें से एक उठा के आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक पूछा जाता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या हो रहा है, आपके बायोलॉजिकल असेट्स की या तो ग्रोथ हो रही है, या डीजनरेशन हो रहा है, प्रोक्रिएशन हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन हो रहा है ना। और इसके वजह से, इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, आपकी बायोलॉजिकल असेट्स की या तो क्वालिटी में चेंज आता है या फिर उसकी क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है। चलो, आपके लेवल पर अभी इतना ही डिस्कशन है, और वैसे भी हम रिवीजन कर रहे हैं। जब हमारी फुल बैच होती है तो हम इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल। रिकॉग्निशन बताता है कि कब आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, मेजरमेंट का मतलब होता है किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल असेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब तीन कंडीशन मीट हो जाए। क्या तीन कंडीशन है? असेट्स, बायोलॉजिकल असेट्स के ऊपर एंटाइटी का क्या हो, कंट्रोल हो, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे आपको, तीसरा है फेयर वैल्यू को आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हो। यहाँ पर कॉस्ट नहीं बोला, यहाँ पर बोला है कि फेयर वैल्यू को आप अगर रिलायबली मेजर कर पा रहे हो तो आप क्या कर लेना, बायोलॉजिकल असेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन सर अगर फेयर वैल्यू नहीं पता, तो यहां पर स्टैंडर्ड ने एक एक्सेप्शन दिया है। अगर फेयर वैल्यू नहीं पता, किसकी? बायोलॉजिकल असेट्स की, अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं पता है तो आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर लेना। किस पर रिकॉर्ड कर लेना? कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर लेना। और जब इसकी फेयर वैल्यू पता चल जाएगी तब उसको क्या कर लेना, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर शिफ्ट कर लेना। तो जब कॉस्ट पर हम रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे, तब क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? यस लगेगा। इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा? यस होगा, है ना, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस अगर होगा तो क्या बुक करेंगे? यस करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल पर लेके आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू पर प्राइम, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? फेयर वैल्यू को। अगर वो नहीं पता तो आप क्या करोगे, कॉस्ट मॉडल यूज करोगे। लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको तो आप हमेशा हमेशा फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। चलो, तो अब समझते हैं, रिकॉग्निशन समझ लिया, मेजरमेंट मतलब किस वैल्यू पर, वो भी मैंने बता ही दिया वैसे। लेकिन एक चीज और बताऊंगा अभी इसमें, देखो
यहाँ तो हमें क्या पता होना चाहिए थी, फेयर वैल्यू पता होना चाहिए थी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो जब आप फेयर वैल्यू निकालते हैं ना, तो आपको एक और चीज वहां पर निकालना होती है, कॉस्ट टू सेल्स। कॉस्ट टू सेल्स, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास काऊ है, काऊ को अगर मैं एनिमल मार्केट में ले जाके सेल करूंगा तो वहां पर कुछ सेलिंग की कॉस्ट आएगी ना। वहां पर कोई एजेंट होगा तो वो एजेंट ब्रोकरेज ले लेगा, कमीशन ले लेगा। या फिर मंडी चार्जेस होते हैं, आप क्रॉप से ले जाते हैं हम, है ना, क्रॉप से ले जाते हैं तो मंडी में टैक्सेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, डिस्पोजल की कॉस्ट होती है। तो उस कॉस्ट को बोला जाता है कॉस्ट टू सेल्स, है ना। अगर हम सेल करेंगे तो वो कॉस्ट लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ठीक। तो वो कॉस्ट जो है वो हम फेयर वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, तो इस अमाउंट को क्या बोला जाता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो इनिशियली बायोलॉजिकल असेट्स को कैसे मेजर करते हैं, मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, है ना, शॉर्टकट में लिखा है FVLCTS, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, और यही टर्म हम आगे यूज करेंगे। चलो, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट मॉडल पर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको फेयर वैल्यू पता चल जाए तो आप क्या कर लेना, स्विच कर लेना। और फिर बाद में स्विच कर सकते हो क्या, एक बार आपको फेयर वैल्यू पता चल गई ना किसी असेट्स, बायोलॉजिकल असेट्स की, उसके बाद आप कॉस्ट मॉडल पर नहीं जा सकते। क्योंकि वो तो एक एक्सेप्शन दी थी ना, आपको फैसिलिटी दी थी कि फेयर वैल्यू नहीं पता, इसलिए आप कॉस्ट फॉलो करो, कॉस्ट मॉडल फॉलो करो। जब आपको पता चल गई है फेयर वैल्यू, तो आपको हमेशा फेयर वैल्यू मॉडल ही फॉलो करना है, ठीक। चलो, इलस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन देखो, ग्रोइंग या इमेच्योर ट्री विद नो एक्टिव मार्केट। अब है ना, ग्रोइंग ट्री है, अब उसका है ना एक्टिव मार्केट तो है नहीं, तो हमें उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही थी, तो हमने क्या करा, उसको कॉस्ट मॉडल पर इनिशियली रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद वंस द मार्केट डेवलप्ड, रीमेजर एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। जैसे ही फेयर वैल्यू पता चल गई तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया फेयर वैल्यू पर, ठीक है। कॉस्ट टू सेल्स अभी जस्ट मैंने समझाया। अब यहाँ पर है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझ में नहीं आता, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉस्ट टू सेल्स मतलब क्या होता है, कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ट्रांजेक्शन, डिस्पोजल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, सेल कमीशन टू द एजेंट, मार्केट लेवीज या मंडी फीस या मंडी टैक्सेस, ट्रांसफर टैक्स या ड्यूटीज, वहाँ वेट करवाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कराते हैं, वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है, अगर मंडी में आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, सेल करने के कॉस्ट है वो, ठीक। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब हम क्या ले जा रहे हैं, क्रॉप को मंडी तक ले जा रहे हैं, या फिर काऊ को कहाँ ले जा रहे हैं, एनिमल को एनिमल मार्केट तक ले जा रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही, क्या वो भी यहाँ पर कॉस्ट टू सेल्स में इंक्लूड करेंगे, आंसर इज नो। वो क्या है, कॉस्ट टू सेल्स नहीं है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो लोकेशन से रिलेटेड कॉस्ट है, ना कि सेलिंग से रिलेटेड कॉस्ट। सेल्स करने की कॉस्ट नहीं है, कैसी है, लोकेशन से रिलेटेड कॉस्ट है। स्टोरेज कॉस्ट, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, है ना, ये आपकी कॉस्ट टू सेल्स में नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो देखो, जो डाउट है ना, बच्चों को डाउट होता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो एनिमल को हम मार्केट तक ले गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, तो क्या ये आपका कॉस्ट टू सेल्स में इंक्लूड होगा, नहीं। तो देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लॉजिस्टिक या लोकेशन रिलेटेड कॉस्ट, नॉट अ सेलिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सेलिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक। इलस्ट्रेशन देखो एक, अ काउ इज सोल्ड इन द एनिमल मार्केट, मार्केट प्राइस यानी कि फेयर वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू मार्केट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 2,000। कमीशन पेबल एट मार्केट, तो ये कमीशन पेबल क्या होगा, फेयर वैल्यू में से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 50,000 में से 1,000 माइनस होगा, तो 49,000 आपकी क्या होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स होगी। समझ में आ गया आपको। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, बड़ा सिंपल सा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर रिकॉर्ड करोगे, है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमेशा, कभी भी ये कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड नहीं होगा, दैट्स इट। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर, हाँ, आप ऐसा मत करना कि ओनली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो, जैसे कि मान के चलो फेयर वैल्यू है 50,000, तो आप 50,000 पर रिकॉर्ड करो, नहीं, उसमें से आपको कॉस्ट टू सेल्स भी माइनस करना है, इसलिए फॉर्मूला क्या बोलता है, किस पर रिकॉर्ड करोगे, मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। चलो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, है ना, एक बार हमने इनिशियली मेजरमेंट कर लिया, अब उसके बाद सब्सिक्वेंट यानी कि बैलेंस शीट डेट पर भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो क्या होगा, फेयर वैल्यू में चेंजेस आएगा, है ना। अब एज्यूम करो, कॉस्ट मॉडल बहुत रेयर यूज होता है, एज्यूम करो फेयर वैल्यू पर हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर रिकॉर्ड किया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए $10,000 पर रिकॉर्ड कर लिया था। अब बैलेंस शीट डेट पर है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कितनी हो रही है,
वो 15,000 आ रही है, तो क्या हो जाएगा, 5,000 इंक्रीज हो जाएंगे। तो 5,000 इंक्रीज हो जाएंगे तो ये तो गेन हुआ ना, ये गेन कहाँ जाएगा, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्या अकाउंटिंग एंट्री करोगे, आपको गेन हुआ तो गेन क्रेडिट करोगे, डेबिट क्या करोगे, बायोलॉजिकल असेट्स को डेबिट कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। बायोलॉजिकल असेट्स मेजर एट फेयर वैल्यू कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, नहीं, फेयर वैल्यू के केस में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है आपका गेन या लॉस, मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे करोगे आप मेजर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर। लेकिन आपने जिस दिन आपने हार्वेस्ट किया, मतलब जब आपने हार्वेस्ट किया, आपने उसको कैसे मेजर किया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर। अब उसके बाद वो क्या बन जाता है, इन्वेंट्री बन जाता है। तो बैलेंस शीट डेट पर अगर आपके पास हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, तो वो क्या है, इन्वेंट्री होगी। क्या होगी वो इन्वेंट्री, IS2 अप्लाइड होगा। और IS2 के अकॉर्डिंग कैसे मेजरमेंट होता है, कॉस्ट आर NRV विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे, जो फेयर वैल्यू थी हार्वेस्ट के टाइम पर, वही क्या बन जाएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पे हमने रिकॉर्ड करा होगा ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वही क्या बन जाएगा, उसका कॉस्ट मान लेंगे। सिंपल सी बात है, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। बायोलॉजिकल असेट्स बिफोर हार्वेस्ट है ना, बिफोर हार्वेस्ट लिखा हुआ है। अब देखो क्या है, ये एग्जाम्पल कर लो, हमारा स्टैंडर्ड तो लगभग 80% यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 80% हमने स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया। अब एग्जाम्पल्स देखो, क्योंकि अल्टीमेटली आप रिवीजन लेक्चर देखने के बाद क्या करते हो, आप है ना क्वेश्चन से नहीं करते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल रिवीजन क्यों बोला इसको, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को स्किप मत करना। ठीक है, चलो। एन एंटाइटी ऑपरेट्स अ डेयरी फार्म ऑन 1 जनवरी 20x1, इट ऑन्स 10 लिविंग cows used for the milk production. The fair value less cost to sales of each cow was 50,000 rupees on 1 January 20x1 at the 55,000 on 31st December 20x1। तो यहाँ पर क्या है, लिविंग काउस है कितनी, 10 लिविंग काउस है। 1 जनवरी को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कितनी थी, 50,000। ईयर एंड पर कितनी हो गई है, 55,000। बताओ क्या हुआ, 5,000 का इंक्रीज हुआ, फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ये एग्जांपल है। अब यहीं से तो कंफ्यूजन आते, बायोलॉजिकल असेट्स को तो बहुत अच्छे से डील कर लेते हो, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे डील करोगे, एग्जांपल के साथ समझो। Continuing from the question one, during the year cows produce 2000 लीटर ऑफ मिल्क। कितना मिल्क प्रोड्यूस किया, 2000 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया। काउ तो बायोलॉजिकल असेट्स है, ये जो मिल्क है ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एट द डेट ऑफ मिल्किंग, जिस दिन आपने मिल्किंग करी, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ मिल्क वॉज 40 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर का प्राइस क्या था, 14। तो यहां पर मल्टीप्लाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, 80,000 हो जाएगा। 2,000 × 40 कितना होता है, 80,000 होता है। तो 80,000 पर हम क्या कर लेंगे, मिल्क को इनिशियली रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मिल्क को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सर हम तो कुछ अमाउंट दे नहीं रहे, अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, मिल्क अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है, डेबिट कितना, 80,000। सर क्रेडिट क्या करें, कैश करें क्या, कैश तो जा ही नहीं रहा, क्या करें, गेन हुआ ना, तो क्रेडिट क्या करोगे, आप गेन क्रेडिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। चलो नेक्स्ट देखो। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द क्वेश्चन टू, द मिल्क इज स्टोर्ड आफ्टर हार्वेस्ट। स्टोर कर दिया उसको मिल्क को, एट द रिपोर्टिंग डेट है ना, और रिपोर्टिंग डेट पर इसकी जो NRV है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो कितनी है, 75,000। क्यों, क्योंकि अब ये मिल्क आपका इन्वेंट्री बन गया है। तो इन्वेंट्री को हम कैसे मेजर करते हैं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पर। तो यहाँ पर NRV तो क्वेश्चन में दे दी, कॉस्ट क्या लोगे, अभी जस्ट मैंने बताया, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट होती है वही क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। तो देखो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड क्या है, आफ्टर द हार्वेस्ट IS41 नो लॉन्गर अप्लाइज, द मिल्क इज क्लासिफाइड एज अ इन्वेंट्री, IS2 इन्वेंट्री अप्लाइज। ठीक है, मेजरमेंट प्रिंसिपल वही, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो मेजरमेंट करेंगे। तो देखो कॉस्ट क्या मानेंगे, 80,000 को देखो हमने कॉस्ट मान ली ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। और NRV दे रखी क्वेश्चन में, तो विच एवर इज लोअर, NRV इज लोअर, तो कैरिंग अमाउंट हो जाएगी हमारी इन्वेंट्री की 75,000। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अ रिटर्न डाउन ऑफ 5,000 इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 5,000 कहाँ चले जाएगा, आपके P&L में चला जाएगा। ठीक, समझ में आ गया।
ये समझ में नहीं आता अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं आपको, कॉन्सेप्चुअली समझाओ तो समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकली देख रहे हो आप 80,000। अब जब मैं ये लाइन बोलता हूँ ना कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ही क्या बन जाती, कॉस्ट बन जाती, तो समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ पर आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कितनी थी, 80,000 थी ना, ये क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया, अब आते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब, अब हमने एक IS 20 पढ़ा था, IS 20 में भी गवर्नमेंट ग्रांट था और यहाँ पर भी है। तो वहां पर मैंने बोला था ना कि एग्रीकल्चर, जो आपका एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड है, मतलब बायोलॉजिकल असेट्स है, उसके ऊपर IS 20 नहीं लगता। तो उसके ऊपर क्या लगता है, IS 41 लगता है। और यहाँ पर है ना, रूल्स बड़े इजी है। यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो बहुत सिंपल दे रखी है। यहाँ पर पता है क्या बोला है, आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेना और इमीडिएट पूरी की पूरी रिकॉग्नाइज कर लेना। मतलब यहाँ पर कोई डेफर्ड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कुछ भी डेफर्ड नहीं करेंगे। तो जितने भी हमें ग्रांट रिसीवेबल हो रही है उसको हम सीधे P&L में ले जाएंगे, P&L में क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है क्या, है। यहाँ पर भी ग्रांट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली, अनकंडीशनल ग्रांट, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि हम आपको दे रहे हैं। हम आपको दे रहे हैं मतलब हमारे पास क्या आ गया, लीगल राइट आ गया, राइट टू रिसीव आ गया। यानी कि हम क्या हो गया, रिसीवेबल हो गई। यहाँ पर क्या कंडीशन बोली, आप कब गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करोगे, जब वो रिसीवेबल हो। क्या हो, रिसीवेबल हो। रिसीवेबल का मतलब होता है राइट टू रिसीव, जिस दिन आ जाए हमारे पास उस दिन हम क्या कर लेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपनी बुक्स में। तो क्या एंट्री करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी कि असेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और क्रेडिट क्या कर देंगे, P&L अकाउंट, क्योंकि P&L में जाएगी सीधे सीधे। सर अगर हमें मिल गई ग्रांट, गवर्नमेंट ने बोल भी दिया और दे भी दिया इमीडिएट, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, सीधे P&L। है ना, मतलब दो एंट्री पास कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट को P&L में ट्रांसफर कर देंगे पूरा की पूरा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ डेफर्ड का कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं जैसे ग्रांट रिसीवेबल हो जाए। सर अगर कंडीशनल ग्रांट हो तो, जिस दिन आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी उस दिन आप क्या करना, ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना और पूरा को पूरा P&L में ले जाना। तो चलो एक एग्जांपल है उसके थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट गिव्स 1 लाख रुपीज सब्सिडी फॉर मेंटेनिंग केटल। केटल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या दिया, 1 लाख की सब्सिडी। ग्रांट बिकम रिसीवेबल ऑन 1 मार्च। किस दिन रिसीवेबल हो रही है, यानी कि राइट टू रिसीव किस दिन आ गया। यानी राइट टू रिसीव का मतलब क्या होता है, हम लीगली क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, लीगल केस कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने बोला था और आप दे नहीं रहे हो। यानी कि जिस दिन मेरे पास क्या आ जाता है, राइट टू रिसीव आ जाता है, यानी कि रिसीवेबल हो जाती है, उस दिन हम रिकॉग्नाइज कर ले, यानी कि 1 मार्च को रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, देखो अकाउंटिंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर सॉरी ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, और कहाँ पहुंचा देंगे उसको, सीधे P&L में। अगर मुझे कैश मिल गया उसी दिन तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, P&L में चली जाएगी। ठीक है। अब सर अगर यहाँ पर कंडीशन लगाई होती तो, चलो नेक्स्ट एग्जांपल उसका ही है। चलो, तो कंडीशनल ग्रांट का ये एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सेम एग्जांपल है, 1 लाख की हमें क्या मिल रही है, ग्रांट मिल रही है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला कि 2 साल तक आपको कैटल मेंटेन करना पड़ेगा। 2 साल तक आपको कैटल मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्या कंडीशन है, कंडीशन दैट द फॉर्म मेंटेन्स इट्स कैटल फॉर द 2 इयर्स। तो बताओ मेरे पास राइट टू रिसीव किस दिन आएगा, मैं रिसीवेबल कब मानूंगा, जब मैं ये कंडीशन पूरी करूंगा तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा, चैलेंज कर पाऊंगा गवर्नमेंट को कि मेरा राइट टू रिसीव आ गया। तभी तो मैं उसके अगेंस्ट में एक्शन ले पाऊंगा अगर मुझे गवर्नमेंट ग्रांट ना मिले तो मेरे पास ये राइट टू रिसीव कब आ रहा है, जब मैं ये कंडीशन पूरी कर दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, ग्रांट रिसीवेबल कब होगी, इस कंडीशन के फुलफिलमेंट पर। तो जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो गई हम क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो बताओ मुझे, क्या ईयर 1 में आपकी ग्रांट रिकॉग्नाइज हो सकती है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो देखो यहाँ पर ग्रांट अप्रूव्ड हुई, यानी कि देखो जब अप्रूव्ड हुई तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कंडीशन मीट नहीं करी। तो कंडीशन कब मीट होगी, ऑब्वियसली बात है 2 साल बाद। तो आफ्टर 2 इयर्स कंडीशन फुलफिल्ड, रिकॉग्नाइज द फुल अमाउंट। तो हम क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे 2 साल के बाद। तो देखो अकाउंटिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स द कंडीशन सेटिस्फाइड द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। तो क्या एंट्री करेंगे, वही जो अभी हमने एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। दैट्स इट, समझ में आ गया। चलो, चलो नेक्स्ट है न्यू बॉर्न बायोलॉजिकल असेट्स। न्यू बॉर्न मतलब कि जैसे मान के चलो काऊ को क्या हुआ, काफ हुआ। अब ये
कॉफ जो है ये हमारी बायोलॉजिकल असेट्स है, क्यों, लिविंग एनिमल। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करें, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें, ऑब्वियसली बात है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे, बायोलॉजिकल असेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करोगे, कैश करोगे क्या, नहीं सर कैश तो जा ही नहीं रहा, हमारे पास से तो कुछ गया नहीं, तो क्या ये हमारे लिए गेन है, तो हम क्या करेंगे P&L को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलो सिनेरियो समझो। ऑन 1 July 20X1 न्यू कॉफ इज बॉर्न, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स ऑफ द काफ ऑन द बर्थ डेट, जिस दिन बर्थ हुआ है, उस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कितनी थी, 12,000, तो हम 12,000 पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, इस दिन अकाउंटिंग एंट्री करेंगे हम बायोलॉजिकल असेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देंगे ये क्या है, काफ है, ठीक है। क्रेडिट क्या करेंगे, P&L अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। चलो तो ये देखो, अकाउंटिंग एंट्री बायोलॉजिकल असेट्स अकाउंट डेबिट, देखो काफ लिखा हुआ है यहाँ पर, टू गेन ऑन बायोलॉजिकल असेट्स 12,000। नेक्स्ट, अब इसकी क्या हो गई, 31 दिसंबर को वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो 18,000 हो गई, कितनी हो गई 18,000, उसकी एज बढ़ गई ना, उसकी क्वालिटी में चेंज आया होगा, उसकी हाइट बढ़ गई, एज बढ़ गई, इसकी है ना वैल्यू बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 6,000, 6,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो बताओ यहाँ पर ये 6,000 की अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे, 6,000 कहाँ जाएगा P&L में, तो बायोलॉजिकल असेट्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा आपका के नॉन बायोलॉजिकल असेट्स, और कहाँ जाएगा P&L में, ठीक है। देखो अकाउंटिंग एंट्री भी यहाँ पर, ये रही अकाउंटिंग एंट्री, और नेट इफेक्ट देख लो प्रॉफिट पर क्या गया, 12,000 इनिशियल रिकॉग्निशन पर हमने P&L में पहुंचाया, और 6,000 अभी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पर पहुंचाया, तो टोटल P&L कितना इससे क्रेडिट हो गया, 18,000 से हो गया। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन अंडर IS 41, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन करना है बायोलॉजिकल असेट्स को नॉन करंट असेट से दिखाओगे, क्या दिखाओगे, नॉन करंट असेट से दिखाओगे, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्ट हो चुका है, हार्वेस्ट होने के बाद IS 41 लगेगा क्या, नहीं, फिर तो उसके ऊपर IS 2 लगता है, इन्वेंट्री क्लासीफाई करोगे उसको, कैसे करोगे, इन्वेंट्री क्लासीफाई करोगे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, क्या बोलते हैं हम इसको, इन्वेंट्री, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ IS 41 का यहाँ पर डिटेल रिवीजन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।